जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद और विश्वास होगा कि इससे पहले 2 क्लास आपकी हो चुकी है। 2 क्लास आपको शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है और समझ में भी आया होगा। 100% वहाँ से टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक और वही कंटेंट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की जो हम लोगों की श्रृंखला होने वाली है, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में, थंबनेल में आप देख लिए होंगे कि आज हमारी तीसरी क्लास की। तो पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें, आज हमारी जो है वो तीसरी क्लास होने वाली है। तो तीसरी क्लास की अगर हम लोग बात करें, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, इंडियन पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो आज जो हम लोगों की क्लास है वो तीसरी क्लास है। तो क्लास जो है आज की हम लोगों की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। दोनों क्लास अगर आप देखे होंगे ईमानदारी से, भगा भगा के नहीं, ईमानदारी से अगर देखे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, तो तीसरी क्लास ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी बहुत शानदार तरीके से। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी के शासन को लेकर के, क्राउन के शासन को लेकर के, किस प्रकार से शासन किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़े हैं। संविधान की उत्पत्ति से लेकर के और कंपनी के शासन तक, मतलब कि ब्रिटिश व्यापारी जो है वो हमारे भारत में अब आ चुके हैं, आ नहीं चुके हैं बल्कि एकदम कब्जा जमा लिए हैं और कब्जा जमा के यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो वहाँ पर चार्ट हमने बनाया था, 2 चार्ट बनाया गया था। एक तरफ क्राउन का शासन था और दूसरे तरफ जो है कंपनी का शासन था। कंपनी में कौन कौन से एक्ट थे, कौन कौन से अधिनियम थे, उस अधिनियम में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, ये सारा सब कुछ जो है हम आपका इस टॉपिक के माध्यम से शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। अब उसके बाद इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो शुरू होगा वो किसका शासन शुरू होगा, वो कंपनी का शासन। यहां पर हम लिख सकते हैं भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन, ब्रिटिश कंपनी का शासन, भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन। ब्रिटिश कंपनी का शासन में जो पहला हमारा अधिनियम था, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853। अब उसी की हम लोग एक एक व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो व्याख्या करते हैं वो हमारा पहला अधिनियम जो आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि इसने जो था, ये जो भारत आया, इसका उद्देश्य था कि यहाँ के व्यापार को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। ब्रिटिश सरकार को यह लग रहा था कि ब्रिटिश व्यापारी जो भारत में आए हैं वो गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, चलो ठीक है कंपनी बना के भेज दो। तो वही कंपनी आई है, पहली कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल का पहला
गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स जो है, ये वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, एक शब्द बढ़ जाता है, पद थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो आ जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स। साफ दिखाई तो दे रहा है भाई, बहुत छोटा तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो अब बंगाल का गवर्नर, अब क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग्स को तीनों प्रेसिडेंसियों में अब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कौन कौन प्रेसिडेंसी? वारेन हेस्टिंग को, हेस्टिंग्स को तीनों प्रेसिडेंसियों में प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन थी जहां पर इनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया? पहला बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बंबई प्रेसिडेंसी, तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसियों में इनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये है बंगाल, ये है बंबई, ये है मद्रास। बंबई, बंगाल और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार वारेन हेस्टिंग को पहली बार दे दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, द्वैध शासन बंगाल से समाप्त कर दिया गया और यहां से सारा काम खत्म हो गया। अब इसी अधिनियम के तहत जो हमारा 1773 है, इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना हो जाती है। तो 1773 एक्ट के तहत भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना होती है। न्यायालय से सुरा न्यायालय की स्थापना। जो न्यायालय था, कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना होती है 1774 ईस्वी में। 74 ईस्वी में किस अधिनियम के तहत होती है? तो 1773 अधिनियम के तहत। 1773 अधिनियम के तहत पहली बार न्यायालय की स्थापना भारत के कहां पर होती है? तो बंगाल के कोलकाता में। ये कोलकाता में कितने जज बनाए गए? तो इसमें टोटल 4 जज बनाए गए। ये हमारे भारत का पहला न्यायालय था। यही कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, यही कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट था, यही हाई कोर्ट था। मतलब पूरे भारत में पहली बार न्यायालय बना। तो बना कब बना? 1774 में, वो भी किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब जब 1773 के तहत बना तो इसमें जजों की संख्या कितनी थी? 4। अब 4 जज की अगर हम बात करें तो इसमें एक जो थे वो चीफ थे, मुख्य जज। इनका क्या नाम था? एलिजाह इम्पे। इनका नाम था एलिजाह इम्पे। और 3 जो थे वो अपर जज थे। 3 अपर जज थे। तीनों अपर जजों का क्या नाम था? समझिएगा। एक का नाम था चैम्बर्स,
एक का नाम था लेमेस्टर और एक का नाम था हाइट। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, तीन जो थे वो अपर जज थे और एक जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ लो वही था, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश एक, अपर जजों की संख्या 3, कुल मिला के कितने जज हुए? 4 जज। कितने जज हुए? 4 जज। कोलकाता न्यायालय में किस सन में हुआ? 1774 में। अब उसके बाद क्या होता है? अगला जो वतन अधिनियम हमारा आता है 1781 का। अगला अधिनियम कौन सा आता है? 1781 का। आइए 1781 के बारे में देखते हैं। अगला हमारा जो अधिनियम आता है 1781 का एक्ट। ये जो 1781 का एक्ट आता है, 1781 का जो एक्ट आता है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो तो इसको ये जाके व्यवस्थित करेगा, पूरा करेगा। तो इसलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया या बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। अरे वो अस्थाई बंदोबस्त नहीं, कार्नवालिस वाला, ये बंदोबस्त व्यवस्था, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 की कमियों को ये क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त व्यवस्था, या बंदोबस्त व्यवस्था। ये अस्थाई बंदोबस्त नहीं, कार्नवालिस वाली, बंदोबस्त व्यवस्था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त व्यवस्था। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य 1773 की कमियों को पूरा करेगा, 1773 की कमियों को ये क्या करेगा? पूरा करेगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको कहा गया 1781 एक्ट को, बस, बाकी और इसमें कुछ नहीं था। अगला जो अधिनियम आता है वो कौन सा आता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। एक क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? ये व्यापारिक मामला देखता था, व्यापारिक मामलों को देखता था। ये जो था, ये राजनैतिक मामलों को देखता था। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी व्यापारिक मामले होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखने गए, जो राजनीतिक मामले होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में देखे गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संविधान की झलक दिखती है। तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम संविधान की झलक कहाँ दिखती है? तो संविधान की झलक सर्वप्रथम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दिखती है। लेकिन संविधान का पहला दस्तावेज किसे कहते हैं? तो संविधान का पहला दस्तावेज कहते हैं 1833 अधिनियम को। भी इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग इसको
आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ तक आप देख लिए रेगुलेटिंग 1773, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हमारा आता है 1793 का एक्ट। तो 1793 के एक्ट की अगर हम लोग बात करें, अगला जो आता है 1793 का एक्ट। ये जो 1793 का एक्ट आ रहा है, इसका क्या काम है? तो इसका काम ये है कि जो व्यापारी, देखिए जो ब्रिटिश व्यापारी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, उनका भी पोल खुल गया। जो ब्रिटिश कंपनी आई है ये भी अब चोरी करना शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार को ये भी सही चीज़ नहीं बताना शुरू की, क्योंकि भारतीयों ने इनको जुगाड़ बता दिया कि तुम लोग चोरी कर लो। अंग्रेज लोग व्हाट इज चोरी, अरे चोरी इज करिंग जेबी में रखी। भारतीयों की खतरनाक अंग्रेजी थी जो ऑक्सफोर्ड में भी ढूंढने से नहीं मिलती है, खतरनाक। यूपी बिहार वालों को अंग्रेजी तो और अटपटांग रहती है। तो 1793 का एक्ट जो था, इसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए गई है, तो ब्रिटिश कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए गई है, उसको हम 20 वर्ष का मौका देते हैं। अगर 20 वर्ष में वो सुधर गई तो ठीक है, और नहीं तो भारत से पूरी तरह से हम व्यापारिक अधिकार समाप्त कर देंगे। ये बात कंपनी वालों को पता चला। कंपनी वालों ने कहा इसको तो हम कचर के लूटेंगे अब, है ना। अब तो क्या कुकुर एक पूछ कहता ना, सोच कर दिया जाए टनाटन, फिर वही से हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब चोरी करना शुरू कर दिए, घूसखोर तो घूस तो लेवे करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया गया। व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया गया। कहाँ ये लोग सुधरने वाले हैं? ये लोग सुधरे नहीं। 93 में 20 जोड़ दीजिए तो 1813 आ जाएगा। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। इसमें आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1813। अगला अधिनियम आता है 1813 का अधिनियम। जैसे ही 1813 का अधिनियम, जैसे ही 1813 का अधिनियम आता है, तो 1813 का अधिनियम जब आता है तो तुरंत भारत से ब्रिटिश व्यापारियों का अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन चीन और चाय के साथ जारी रहा। 3 काम इसमें हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 काम हुआ था। कौन कौन हुआ? पहला काम हुआ कि भारत से ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। लेकिन चीन और चाय के साथ, चीन एवं चाय के साथ व्यापार जारी रहा। व्यापार जारी रहा। चीन और चाय के साथ व्यापार जारी रहा। तो चीन और चाय के साथ व्यापार जारी रहा, लेकिन अभी सुधरने वाले कहाँ हैं? जैसे देखिए, ये आपका भारत है, मान लीजिए ये है बंगाल। अंग्रेज लोग इधर से अपना आ रहे हैं। जब ब्रिटेन से ये लोग निकलते हैं, ब्रिटेन से निकले तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? भारत तुम लोगों को हम जाने नहीं देंगे। अरे महाराज, हम भारत नहीं जा रहे हैं, हम तो चाइना में जा रहे हैं। चाइना में चीन के साथ व्यापार करेंगे और चाय वगैरह का व्यापार करेंगे। हम भारत में कहाँ जा रहे हैं? तो ब्रिटिश सरकार की इतना दिमाग कहाँ? ये जो भारत में लोग आए थे, भारतीयों ने इनको दिमाग दे दिया था। ये यहाँ से निकले चीन चाय के लिए और पहुंच गए इंडिया में जबरदस्त तरीके से। कई वर्षों के बाद भारत सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली कि ये लोग जाते हैं चीन चाय के लिए और ससुरे घूम के चले जाते हैं कहाँ?
भारत में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे बचपन में लोग पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, फिर स्कूल ना जाके कहीं अपना खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जाते। जब स्कूल के बच्चे आते हैं तो उन्हीं के साथ फिर घर लौट के चले आते हैं। लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे जान जाते हैं। ये पता तब चला जब वही लड़का बाप मरा, वही लड़कियां माँ बनी, तब उसको पता चला कि कैसे हम लोग को बचपन में हमारे माता पिता जान जाते थे। तो आप ये जान लीजिए कि माँ बाप से धोखा देना, माँ बाप को धोखा देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। वो बोले या ना बोले, उनको सब पता चलता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। आप उनसे जो है कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से जब ये लोग आए, तो जब ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली कि ये जाते हैं कहाँ, ये जाते हैं व्यापार करने यहाँ, लेकिन ये चले जाते हैं कहाँ, भारत में। तो ये सारी चीज जो है जब ब्रिटिश सरकार को पता चली, तो इन लोगों का सिस्टम धीरे धीरे अब भारत से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो वही चीन चाय के साथ जारी रहा, लेकिन बाकी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। ये चीन और चाय के साथ पूरी तरह से व्यापार कब समाप्त होता है, तो 1833 में। अभी आगे आपको बताएंगे। उसके बाद अगला क्या होता है। पहला काम तो चलो ठीक है, भारत से ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। दूसरा क्या है, जो ईसाई लोग थे, ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार भारत में कर सकते हैं, भारत में कर सकते हैं। तीसरा क्या हुआ, इससे पहले ईसाइयों को भारत में आने की इजाज़त नहीं थी। वारे भारतीयों का दिल, ईसाइयों को आप लोगों ने, यहूदियों को किस तरह से भारत में शरण दिया। ये मेरा भारत जो है ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति वाला देश है। ये आज तक जितने भी टूटे फूटे लोग हैं, ये सबको बुला लेता कि आ जाओ और हमारे यहाँ तुम जियो खाओ, हम तुम लोगों को कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं। तो तीसरा काम क्या होता है, यानी ध्यान से समझिएगा। ईसाई में लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं ये, और इसमें क्या हुआ, इंग्लिश शिक्षा का अब भारत में प्रचार, इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करेगी। कितना लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च होगा अंग्रेजी शिक्षा पर। तो 13 में कितना काम हुआ, 3 काम, 13 में 3 काम, 13 में 3 काम। कौन कौन, पहला हुआ कि भारत से ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, लेकिन चीन और चाय के साथ जारी रहा। दूसरा काम क्या हुआ, ईसाई मिशनरी के लोग अपने धर्म का प्रचार अब भारत में कर सकते हैं, अब कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार अब प्रसार भारत में होगा और व्यवस्थित किया जाएगा, और इसके लिए ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपए खर्च करेगी वार्षिक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अगला अधिनियम हमारा आता है। अगला अधिनियम कौन सा आता है, 1833 का अधिनियम 1833 का अधिनियम। ये जो 1833 का अधिनियम आता है, समझिएगा बात को, ये जो 1833 का अधिनियम आता है, अब ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चल गई कि जो चीन और चाय के लिए जाते थे, ये वहां ना जा करके ये चट्टा लोग भारत में चले आते थे। ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चल गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा, ना रहे बांस और न बाजी बांसुरी, तो हर काम होइए खत्म। तो अब क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत 1833 के तहत ब्रिटिश कंपनी का भारत से पूर्णतया व्यापारिक अधिकार समाप्त, पूर्णतया व्यापारिक अधिकार समाप्त। मतलब चीन फिन चाय वाला काम खत्म हो गया। पूर्णतया जो है व्यापार यहां से अब इन लोगों का समाप्त हो गया। जब पूर्णतया व्यापार समाप्त हो गया तो खत्म काम, खुश हो गए, कोई मतलब ही नहीं निकला। अब यहां से इनका काम समाप्त हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, भारत, एक मिनट, बंगाल
के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया, बदल दिया गया। नया पद क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर शुरू हुआ था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, अब क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल। सवाल पूछेगा कि भाई पहला कौन था, पहला वह कौन था? तो पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। 1833 के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसी के समय में ही भारत में जो सती प्रथा थी वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब अगला काम इसके तहत क्या होता है? अगला इसमें ये होता है कि 1833 के तहत ब्रिटिश भारत के लोगों को ब्रिटिशों में आईसीएस में बैठने का मौका मिलने का चांस दिखा। आईसीएस में बैठने का मौका, लेकिन चट्टा एक था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आईसीएस में बैठने का मौका मिल गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पर मना कर दिया गया, के कहने पर मना हो गया। तो मना हो गया। ई चट्टा, ई जो था, ई जाके ब्रिटिश सरकार से कहा, इसे याद रखने का ट्रिक क्या है इसमें? जैसे भारतीयों ने कहा भाई हमें भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर दे दिया जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा चलो ठीक है, उन लोगों को भी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम लोग भी आ जाओ, समंदर पार करके तुम लोग आ ही नहीं पाओगे, तो इसलिए चलो ठीक है, विद्रोह ना करो, चलो आ जाओ, हम दे देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दौड़ते दौड़ते पहुंच गया ब्रिटिश संसद में, और वहां पर सरकार के समक्ष कहा, अरे महाराज ये आप कौन सा निर्णय ले लिए हैं? अरे लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो लोग अब भारत में जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जाइए आराम से, ये लोग कहाँ यहाँ आ ही पाएंगे समंदर पार करके, छोड़ो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात सरकार ने नहीं सुना। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एकदम चटकने लगा, और तब इनको जो है सुनाया कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, कहीं भारतीय तो 7 समंदर पार करके जब उसके पीछे चले गए थे तो ये परीक्षा में नहीं आएंगे, तब बोर्ड यहाँ की सरकार ने कहा ये तो सब मामला गड़बड़ हो गया, तब तुम पहले काहे नहीं बताए? तो इसी की चट्टा के कहने पर भारतीयों को उसमें बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन बकरंग मम्मी कब तक खैर मनाई है, एक न एक दिन तो वो सूली पर चढ़ाई करी हैं। तो 1833 में आईसीएस में बैठने का सौभाग्य भारतीयों को नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जब अंतिम अधिनियम आता है 1853 का, तो उसी में भारतीयों को इसमें बैठने का जो है वो मौका मिल जाता है, और ज़बरदस्त तरीके से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। तो 1784 में हमने आपको बताया कि संविधान की झलक दिखती है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें 1833 का, तो इसे मतलब 1833 को संविधान का पहला दस्तावेज कहते हैं, संविधान का पहला दस्तावेज कहते हैं। तो संविधान का पहला दस्तावेज किसको कहा जाता है? तो 1833 को। अंतिम अधिनियम की बात अब हम लोग करते हैं फटाक से, इसमें अंतिम के बारे में देख लेते हैं। अंतिम जो हमारा वो है कौन सा है? 1853 का एक्ट, अधिनियम एक्ट। इसमें क्या हुआ? 1853 का जो एक्ट था, 1853 का जो अधिनियम आया, ये पहली चीज तो आप जान लीजिए, कंपनी का अंतिम अधिनियम था। ये भाई साहब कंपनी का क्या था? अंतिम अधिनियम था।
तो कंपनी का अंतिम अधिनियम, कंपनी का अंतिम अधिनियम, कंपनी का अंतिम अधिनियम था। ये कंपनी का अंतिम अधिनियम था, मतलब इसी के बाद भारत से ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब भारत से पूर्णतः समाप्त हो गया कंपनी का, तो ये कंपनी का अंतिम एक्ट आया। लेकिन हाँ, ये अधिनियम में भारतीयों के लिए एक बेहतर काम करके चला गया। इसने क्या किया कि इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को, इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को ICS प्रतियोगी जो परीक्षा होती थी, इसका पूरा नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ये परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, ये परीक्षा भारत में नहीं होती थी। तो भारतीयों को ICS इंपीरियल सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो गया, बैठने का अधिकार प्राप्त, बैठने का अधिकार प्राप्त हो गया। और जैसे ही इनको बैठने का अधिकार प्राप्त होता है, तो इसी के बाद जो है हमारे भारत के पहले ICS थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप सोचिए कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जब ब्रिटेन पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के लड़के, वहाँ के लोग इनका मजा उड़ा रहे थे। और मजा उड़ा रहे क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति एक अलग तरीके से है। हम भारतीय लोग हैं, एक गुड़िया भी खरीद के लाते हैं, वो निर्जीव होती है, वो भी देखिए ड्रेस वगैरह है ना, कपड़ा वगैरह और दुपट्टा वगैरह ली रहती है, जो कि वो पूरी तरह से निर्जीव है। तो हम भारतीयों की एक अलग संस्कृति है, एक अलग कल्चर है, जो विश्व की सभी संस्कृतियों में सबसे महान है। ब्रिटिशों के यहाँ क्या है, वो ससुरे उघारे टहलते हैं, उनके यहाँ कोनो मतलब नहीं है। जैसे अपने दक्षिण भारत में दूल्हा जो है वो लुंगी पहन के चला जाता है, क्योंकि उसके कल्चर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बिहार के उत्तर भारत के लोग टाई बेल्ट कोट पैंट में जाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन का अगर कोई दूल्हा है तो थोड़ा अंडरवियर में चला जाएगा, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ का कल्चर है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो 1853 का जो एक्ट था, ये कंपनी का अंतिम अधिनियम था और भारतीयों को ICS परीक्षा में बैठने का अधिकार पत्र मिला। हाँ, उस वर्ष तो हमारे भारतीय नहीं पास किए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर जब पहुंचते हैं, तो कहाँ पहुंचते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले ICS होते हैं, भारत के पहले ICS थे। इन्होंने परीक्षा कब उत्तीर्ण की, 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में जाकर के ब्रिटेन में इन्होंने परीक्षा ही नहीं उत्तीर्ण की, बल्कि टॉप कर गए। आप तो थोड़ा उस 1861 में उस टाइम जो है एकदम हवा बन गया ब्रिटेन में कि इस बार का भाई कौन टॉपर बना, इंडियन स्टॉपर, इंडियन स्टॉपर, इंडियन स्टॉपर। जो लड़के, जो लड़कियां, जो बुजुर्ग मजाक उड़ा रहे थे, वही अब दांत चियारने पहुंचे, लड़कियां दांत चियारने पहुंची। वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका ब्याह जिसके साथ हुआ था पहले इसको तलाक दे के चले आई और नया गुलाब लेके वैलेंटाइन डे पे चले आई। अब उनके यहाँ कल्चर है, ऐसा थोड़ा हर साल ब्याह होता है, लेकिन हमारे भारत में तो भैया एक के बार में 7 फेरा होता है और 7 वचन लिया जाता है, यहाँ इधर उधर नहीं हो सकता है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर के पास दांत चियार के पहुंची, मुझसे शादी कर लो, ये शादी ना तुम्हें कनपटा पड़े, है ना, कि जब ये व्यक्ति सफल नहीं था तो कोई मतलब नहीं, और जब ये व्यक्ति सफल है तो शादी करोगे। तो लड़कियों की थोड़ी सी यही एक खासियत जो है हमारे समझ में कुछ कम आती है, लेकिन हमारे भारतीयों की लड़कियों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल ब्रिटिशों के यहाँ है। हाँ, हमारे भारत में ब्रिटिशों का जो कल्चर रह रहा होगा उसके यहाँ हो सकता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि यहां पर हमने पढ़ाया क्या आपको, एक कौन सा अधिनियम 1793 का, दूसरा 1813 हो गया, उसके बाद 1833 हो गया और उसके बाद 1853। अब कंपनी का भारत से पूरी तरह से जितना था सब कुछ समाप्त हो गया। अब भारत का शासन जो है, प्रशासन, वो सीधे पहुंच जाता है महारानी विक्टोरिया के हाथ में। महारानी विक्टोरिया को ये बात पता चल गई कि जो भी व्यापारी ब्रिटेन से गए हैं भारत में व्यापार करने के लिए, वो सही चीज आके भारत में नहीं बता रहे हैं। तो अब सीधे हमारे भारत का प्रशासन उठ करके सीधे चला जाता है किसके पास, महारानी विक्टोरिया के पास। अब महारानी विक्टोरिया ऊढ़ बनाई के भेज दी लॉर्ड कैनिंग को कि जाओ और तुम अब वहाँ वायसराय बन करके काम करो, मतलब अब वायसराय
जैसे बियाहे के पहले आप गवर्नर रहते हैं, लेकिन बियाहे के बाद आप वायसराय हो जाते हैं। सीधी सी बात, बस वही यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि बियाहे से पहले आप एकदम हेड ऑफ डिपार्ट रहते हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, और महिला को भाई कोई मतलब ही नहीं है। और बियाहे के बाद पुरुष जो है वायसराय हो जाता है, कि मतलब महारानी विक्टोरिया जैसा कहेंगी वैसा वायसराय करेगा। लेकिन अभी तक जो गवर्नर जनरल था वो मनमानी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करना था। तो यहीं से थोड़ी बहुत समस्या प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्राउन का शासन भारत में किस प्रकार स्थापित होता है और कैसे गवर्नर जनरल बेचारा वायसराय में कन्वर्ट हो जाता है। शांति से अब वो खड़ा रहेगा, महारानी विक्टोरिया जैसा कहेंगी वैसा ही बेचारा करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत पर किसका शासन होता है। तो भारत पर अब शुरू होता है क्राउन का शासन। भारत पर क्राउन या ताज का शासन। भारत पर क्राउन या ताज का शासन। तो भारत पर क्राउन या ताज का शासन की अगर हम लोग बात करें तो ये शुरू कब से होता है, जब अधिनियम आता है। तो अधिनियम कब आता है, 1858 में। तो 1858 से लेकर के और जब तक देश आपका आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक ये अधिनियम चलता रहता है। कुछ न कुछ हर बार भारतीयों के लिए अंग्रेज देने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीयों को ये संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं, देखिए 1858 में थोड़ी सी कमी ये रह गई थी कि 1857 का विद्रोह हुआ, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में कहीं ना कहीं 1857 का विद्रोह, अब जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में भारतीयों को हार मिली जबरदस्त तरीके से। भारतीयों को हार मिली। जब ये भारतीयों को हार मिली तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का मनोबल और मजबूत हो गया, और जैसे ही अंग्रेजों का मनोबल मजबूत हुआ, अंग्रेजों के मनोबल मजबूत होने का कारण हम आपको बता दें 2 सेकंड में, क्या था। क्या इसलिए था कि हम भारतीयों के जो है ये है दिल्ली, और दिल्ली में जो है उस टाइम मुगल बादशाह जो था उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह था, और इसकी जो पत्नी थी चुटनिया, यह सब नाश की रही। अरे यार तुम, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था जीनत महल। जीनत महल, अरे महल, जीनत महल, ये जो जीनत महल थी ये बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। और ई भैया एक कोनो फंसाए रहा सारे अंग्रेज अधिकारी। अब यही तो मामला सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखा हमारे अधिकारी जो है, मतलब हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो बेचारे मेरठ से देखा 10 मई को मेरठ में ये विद्रोह शुरू हुआ। और जब मेरठ में थोड़ी बहुत सफलता मिली तो मेरठ से फट से दौड़ के भाग के पहुंच गए बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली में। तो जब दिल्ली में ये पहुंचते हैं 11 मई को, हमारे विद्रोही 1857 को 11 मई को जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो बहादुर शाह जफर तुरंत इन लोगों को अपने महल में बुलाया और सबको पूरा मीटिंग किया कि तुम इतने बजे वहां विद्रोह करोगे, इतने बजे वहां, इतने बजे वहां, इतने बजे वहां, सबको समय दीजिए। उस समय भाई मोबाइल का जमाना नहीं था कि तुरंत हाँ उड़ा दो, ये व्यवस्था तो थी नहीं। तो कुछ इस तरह से करने का प्रयास किया गया, लेकिन ई कुकुरिया जौन बा ई कान लगाए सुनत रही और फसल रही कोनो अंग्रेज अधिकारी से। ई चोटिनिया जाई के सारी बात बताए रही कौने से, अंग्रेज अधिकारी रहा, अंग्रेज अधिकारी। और ये अंग्रेज अधिकारी तुरंत ही वायरलेस कर दिया जहां जहां पर इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ विद्रोह करेंगे, वहां पर पहले भैया पुलिस पहुंच गए। ये बेचारे जब विद्रोह किए तुरंत पकड़ लिए गए, तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। लेकिन उस समय 1857 क्रांति कई जगह हुई लेकिन विफल हो गई कहीं ना कहीं। तो जब ये विफल हो गई तो 1857 का विद्रोह जब विफल हो गया तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। इसी के तुरंत बाद सीधे क्राउन के यहाँ से अधिनियम आता है, कौन सा, 1858 का। तो पहला जो अधिनियम आता है वो 1858 का आता है। दूसरा आता है महत्वपूर्ण वाले जो हैं 1861, तीसरा आता है 1862, चौथा आपका आता है 1892, उसके बाद पांचवा आता है
1909। उसके बाद छठा आपका आता है 1919, सातवां आता है 1935, और जो अंतिम अधिनियम आता है, कुछ और भी आते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, 1947। यह जो था यह अंतिम एक्ट था, अंग्रेजों का यह अंतिम एक्ट था। यह इसका उद्देश्य क्या था? भारत विभाजन, भारत विभाजन। तो जब अंग्रेजों की विजय हुई यहाँ पर 1857 की क्रांति में, उधर अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध में डिस्टर्ब किए भारतीयों को, भारतीय नवाबों को दबा दिए, वहाँ उनका मनोबल मजबूत हुआ, सारे 1853 तक राज किए। और जब 1857 में फिर भारतीयों की हालत खराब कर दिए, 1858 में पूरा प्रशासन उठाई के कहाँ दे दिए? महारानी विक्टोरिया को। तो अब यहीं से स्थिति शुरू होती है, कैसे कैसे और किस तरीके से भारत में न्यायालय बनता है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय था, हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, वो किस प्रकार हाई कोर्ट में कन्वर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट, इन सारा सब कुछ कैसे हम भारतीयों को आज़ादी मिलती है, किस प्रकार हम भारतीयों ने इन लोगों को थूर दिया, वो सारा सब कुछ हम लोग अच्छे से इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद और विश्वास होगा कि आज की ये जो तीसरी क्लास है ये आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आई होगी। तीनों क्लास देखने के बाद आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में निगेटिव कमेंट करके और तुरंत आप क्लिक करके चले जाइएगा, और इसके बाद चौथी वीडियो अगर आप देख लोगे तो सीधा आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इसमें इतना शानदार तरीके से है और इतना सरल भाषा में हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं कि जो सीधा आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। तो इसी प्रकार सारे विषय की कक्षाएं आपको YouTube चैनल के माध्यम से मिलनी प्रारंभ हो गई है। अगर और आपके कोई सुझाव होंगे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।